दोस्तों स्वागत है आप सभी का आर्मी लवर नीरज आरएल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की 18 अगस्त की एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है, जिसके सभी प्रश्न जीके जीएस और करंट के मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आज की क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल @RL एग्ज़ाम CBT 1 पर उपलब्ध हो जाएगी, तो आप इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। बात करें पहले प्रश्न की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत की गई। यह 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अस्तित्व में आया, जिसने अनुच्छेद 338 में संशोधन किया और एक नया अनुच्छेद 338A जोड़ा। इस संशोधन के माध्यम से पहले के संयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो अलग अलग आयोगों में विभाजित किया गया है। तो आपसे अनुसूचित जाति आयोग के बारे में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 338। बात करें अगले प्रश्न की, हु लीड द मुंडा रेबेलियन इन इंडिया? तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सभी को पता है, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। यह विद्रोह सन 1899 से 1900 के बीच हुआ, छोटा नागपुर क्षेत्र में, और इसे उल गुलान यानी महान हलचल के रूप में भी जाना जाता है। यही प्रश्न 7 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था कि उल गुलान विद्रोह का संबंध किससे है? तो बिरसा मुंडा से है। और बिरसा मुंडा ने मुंडा जनजाति को एकजुट करके ब्रिटिश शासन और बाहरी लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना था। बात करें अगले प्रश्न की, इन 2025 विच इंडियन बैट्समैन क्रॉस्ड द माइलस्टोन ऑफ 9000 रन इन T20 क्रिकेट? 2025 में T20 क्रिकेट में 9000 रन का आंकड़ा किस भारतीय बल्लेबाज ने पार किया है? 2025 में जो T20 क्रिकेट है, इसमें विराट कोहली ने 9000 से अधिक रन बनाए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए खेलते हुए हासिल की। 27 मई 2025 को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में कोहली ने 24वां रन बनाते ही यह मील का पत्थर पार किया। अगला प्रश्न, 2025 पद्मश्री विजेता अरुणोदय शाह किस राज्य से संबंधित हैं? और एक प्रश्न और आया था कि 2025 में पद्मश्री पुरस्कार विजेता अनुराधती भट्टाचार्य किस राज्य से संबंधित हैं? तो वैसे तो जो पंडित पद्मश्री विजेता अरुणोदय शाह हैं, ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र कौन सा रहा, उससे संबंधित ऑप्शन आए थे, जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और त्रिपुरा। तो प्रतिष्ठित शिक्षाविद और त्रिपुरा विश्वविद्यालय के प्रथम एवं संस्थापक कुलपति प्रोफेसर अरुणोदय शाह को सोमवार को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान दिया था। प्रोफेसर अरुणोदय शाह को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये त्रिपुरा विश्वविद्यालय के प्रथम एवं संस्थापक कुलपति थे। तो इनका क्षेत्र कहाँ है? तो ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना था। वैसे ही इनका जन्म स्थान तो अरुणाचल था, लेकिन कार्य क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से त्रिपुरा सही होगा। बात करें अगले प्रश्न की, अकॉर्डिंग टू द गैस एंड डस्ट नेब्यूलर थ्योरी बाय विच प्रोसेस वाज द सोलर सिस्टम फॉर्म्ड? गैस एवं धूलकणीय सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ था? तो ये हुआ था निहारिका प्रक्रिया, जिसे नेबुलर प्रोसेस कहते हैं। सौरमंडल का निर्माण, जिसे नेबुलर परिघटना भी कहा जाता है, 4.6 अरब साल पहले एक विशाल गैस और धूल के बादल, जिसे निहारिका कहते हैं, के गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने से हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, IPS तथा अन्य सभी अखिल भारतीय सेवाओं को एक साथ एकीकृत किस वर्ष में किया गया था? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को 1947 में स्वतंत्रता के बाद
और भारतीय सिविल सेवा यानी ICS और इंपीरियल पुलिस के स्थान पर स्थापित किए गए थे। ये दोनों सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं हैं और इनका गठन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत किया गया था। तो इसमें दोनों प्रश्न आए थे, 1947 वाला भी और 1951 वाला भी। तो कब एकीकृत किए गए? तो 1951 में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के तहत 1951 में स्थापित किए गए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। ऑन मई 2025 हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो हम सभी जानते हैं कि जो भारत के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका नाम क्या है? VR गवई। पूरा नाम क्या है? तो भूषण रामकृष्ण गवई हैं। इन्हें 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई को बनाया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर एंड थिएटर? आधुनिक हिंदी साहित्य और रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य और रंगमंच का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 ईस्वी तक आधुनिक हिंदी साहित्य और रंगमंच के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। बात करें अगले प्रश्न की। पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? पंचायत में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया। हालांकि कुछ राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में यह आरक्षण 50% तक बढ़ा दिया गया है। तो वर्तमान में ये आरक्षण कितना हो गया है? 50%। अगला प्रश्न, इन द वैदिक पीरियड व्हाट इज मेनली डिस्क्राइब्ड इन द 4 वेदास? वैदिक काल में बनाए गए चारों वेदों में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? तो वैदिक काल में 4 वेद बनाए गए थे। इनमें मुख्यतः मंत्रों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इनमें मंत्र, स्रोत, यज्ञ, विधि और प्रार्थना प्रमुख रूप से शामिल हैं। बात करें अगले प्रश्न की। वाई आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मेनली एस्टेब्लिश्ड? तो मुख्यतः वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये क्यों बनाए जाते हैं? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, संकटग्रस्त जीवों की रक्षा के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, खनन और उद्योग के लिए। तो आप इसमें से आराम से ऑप्शन को क्लिक कर सकते थे कि पर्यटन को बढ़ावा देना हो सकता है, कृषि उत्पादन बढ़ाना। अब वन्यजीव अभ्यारण्य में कृषि उत्पादन थोड़ी बढ़ाएंगे, और खनन और उद्योग कैसे स्थापित कर सकते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य में? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संकटग्रस्त जीवों की रक्षा के लिए वन्यजीव अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, वाई इज रोड ट्रांसपोर्ट कंसिडर्ड मोर यूजफुल कंपेयर टू रेल ट्रांसपोर्ट? रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? दूर दराज क्षेत्रों तक कनेक्शन के लिए, पर्यावरण की दृष्टि से, आरामदायक यात्रा के लिए, अधिक गति के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि दूर दराज क्षेत्रों तक कनेक्शन के लिए। आप कहीं कोई पहाड़ी पर शहर बसा हुआ है तो वहाँ आप ट्रेन से थोड़ी जा सकते हैं, तो इसके लिए दूर दराज क्षेत्रों तक कनेक्शन के लिए रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन अधिक उपयोगी माना जाता है। बात करें अगले प्रश्न की। फराजी आंदोलन क्यों हुआ था? क्या कारण था फराजी आंदोलन का? अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए, जमींदारों के अत्याचार और सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, या फिर किसानों को संगठित करने के लिए? तो फराजी आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी में बंगाल में हुई, पूर्वी बंगाल में। मुख्य उद्देश्य था धार्मिक सुधार और सामाजिक न्याय। यह आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा 1818 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना और मुस्लिम किसानों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाना था।
बात करें अगले प्रश्न की, वाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द पावर ऑफ पार्लियामेंट रिस्टोर्ड टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति को बहाल किया गया था? तो ये संविधान संशोधन हुआ था 24वां संविधान संशोधन 1971। इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों के सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस संशोधन ने संसद को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की शक्ति को स्पष्ट रूप से स्थापित किया, जिसमें यह भी शामिल है कि संसद किसी भी प्रावधान को बदल सकती है, हटा सकती है या फिर कम कर सकती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण का सुझाव है, ये वित्त आयोग के द्वारा दिया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच करों के विभाजन का जो सुझाव है वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन द्वारा लिया जाता है। वित्त आयोग एक असंवैधानिक निकाय है जो हर 5 साल में गठित होता है और केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करता है। बात करें अगले प्रश्न की, भारतीय विश्वविद्यालयों पर अंग्रेजों के समय में कब प्रतिबंध लगाए गए थे? अंग्रेजों ने भारतीय विश्वविद्यालय पर 1904 में प्रतिबंध लगाया। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया, जिसने विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को मजबूत किया था। बात करें अगले प्रश्न की, 1925 में क्वांटम सिद्धांत पर आधारित कौन से वैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? 4 ऑप्शन दिए गए थे, 4 वैज्ञानिकों के नाम दिए गए थे। आपको बताना था 1925 में क्वांटम सिद्धांत पर आधारित कौन से वैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, नील्स बोहर, वर्नर हाइजेनबर्ग या मैक्स प्लांक? तो 1925 में वर्नर हाइजेनबर्ग ने मैट्रिक्स मैकेनिक्स का विकास किया, जो क्वांटम मैकेनिक्स का पहला संपूर्ण और व्यवस्थित गणितीय रूप था। बात करें अगले प्रश्न की, ये वही प्रश्न है, 1925 के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित कौन से वैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो हाइजेनबर्ग ने 1925 में मैट्रिक्स यांत्रिकी का विकास किया, जो क्वांटम यांत्रिकी का पहला औपचारिक गणितीय ढांचा था। उसी वर्ष वॉन और जॉर्डन ने हाइजेनबर्ग के काम को आगे बढ़ाया और क्वांटम यांत्रिकी का पहला पूर्ण सूत्रीकरण विकसित किया। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? हाइजेनबर्ग, वर्नर हाइजेनबर्ग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, कंप्यूटर में किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंप्यूटर में किसी फाइल को कॉपी करने के लिए Ctrl+C प्रेस करते हैं। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगर कट करना हो किसी भी टेक्स्ट को तो Ctrl+X प्रेस करेंगे तो वह पैराग्राफ या वीडियो कट हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया था, द LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिस्प्यूट ऑफ इंडिया इज़ विद विच कंट्री? जो LAC है विवाद भारत और किस देश के बीच है? भारत और चीन के बीच LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का निर्धारण 1962 के युद्ध के बाद हुआ था। 1993 में दोनों देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें LAC को मान्यता दी गई और इसे कानूनी दर्जा दिया गया। तो ये LAC अस्तित्व में कब आई? 1962 के युद्ध के बाद, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ। फिर 1993 में दोनों देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत LAC को कानूनी दर्जा दिया गया था। बात करें अगले प्रश्न की, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक वाज द फर्स्ट टू रिसीव अ बैंकिंग लाइसेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर लिबरलाइजेशन इन 1991? 1991 में उदारीकरण के बाद भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा था? तो ये था HFDC बैंक।
1991 की उदारीकरण नीतियों ने स्वायत्तता बढ़ाकर और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर भारत के बैंकिंग परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। HDFC बैंक इन ऐतिहासिक सुधारों के बाद भारत में स्थापित होने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक था, जिसमें 1995 में परिचालन शुरू किया। बात करें अगले प्रश्न की। मनरेगा, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जानते हैं, के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो हमें पता है कि मनरेगा के तहत ग्रामीणों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। मनरेगा का मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। यह भारत सरकार द्वारा 2005 में शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। बात करें अगले प्रश्न की। नेशनल सोलर मिशन क्या है? राष्ट्रीय सौर मिशन वर्ष 2010 में शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नेता बनाना है। राष्ट्रीय सौर मिशन को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन भी कहा जाता है। इसे 2010 में भारत सरकार ने अपनी राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन के हिस्से के रूप में शुरू किया था। बात करें अगले प्रश्न की। संविधान का 129वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 है, एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है। यह विधेयक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ एक चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करता है। संसद ने हाल ही में पेश किया गया 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी गई है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के हैं। बाकी जल में घुलनशील विटामिन तो बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन हैं और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील हैं। बात करें अगले प्रश्न की। विच पिगमेंट इज फाउंड इन स्पिनच? पालक, जिसे स्पिनच कहा जाता है, कौन सा वर्णक यानी पिगमेंट पाया जाता है? तो पालक में क्लोरोफिल पाया जाता है। पालक का जो हरा रंग है क्लोरोफिल पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। बात करें अगले प्रश्न की। NPWD, जिसका पूरा नाम न्यूक्लियर वेपन प्रोहिबिशन डिसआर्ममेंट है, इस संधि या बैठक 2025 में कहाँ आयोजित की गई थी? ये की गई थी न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि की तीसरी बैठक 3 से 7 मार्च 2025 तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित की गई थी। बात करें अगले प्रश्न की। अंडर विच आर्टिकल डज द हाई कोर्ट इशू रिट्स? हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिटें जारी करता है? तो हम सब पढ़ते हैं कि संविधान में 5 प्रकार की रिटें हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत इन 5 रिटों को जारी कर सकता है और प्रत्येक राज्य का जो हाई कोर्ट है 226वें अनुच्छेद के तहत रिटें जारी कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को संविधान के भाग में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन संरक्षण हेतु ये रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इसमें से कोई भी रिट जारी करवाने का इच्छुक व्यक्ति अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका दायर कर उपयुक्त रिट जारी करने का अनुरोध कर सकता है। बात करें अगले प्रश्न की। मणिपुर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो मणिपुर की आधिकारिक भाषा या तो ऑप्शन में मणिपुरी मिला होगा या फिर मैतेई मिला होगा। मणिपुर की आधिकारिक भाषा मणिपुरी है। इसे 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं।
बात करें पेरिस में आयोजित एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने करी? तो इमैनुअल मैक्रोन और नरेंद्र मोदी ने मिलकर। एआई एक्शन समिट 2025 पेरिस के ग्रांड पैले में 10 और 11 फरवरी को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त रूप से की थी। दोस्तों, ये थे 18 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए संपूर्ण प्रश्न। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आर्मी लवर नीरज RL यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की 18 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। 18 अगस्त की सेकंड शिफ्ट के सभी GK GS के क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। आज का पहला प्रश्न है, वाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पंचायती राज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंक कौन सी है? जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 2025 की, इसमें भारत की रैंक 151वीं है कुल 180 देशों में। मतलब आप सोच सकते हैं कि प्रेस की फ्रीडम कितनी ख़राब स्थिति में है कि 180 देशों में 151वीं रैंक आई है हमारी। पिछले वर्ष तो ये रैंक और ज़्यादा ख़राब थी कि 2024 में 159वीं रैंक आई थी। अगला प्रश्न आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल? इनमें से कौन द्रविड़ शैली की विशेषता है? तो द्रविड़ शैली की विशेषता में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोपुरम होता है। जो द्रविड़ शैली यानी दक्षिण भारत की जो मंदिर बनाए गए हैं उनमें गोपुरम पाया जाता है। मंडप, स्तूप, शिखर, ये नागर शैली यानी जो उत्तर भारत के जो मंदिर हैं इनमें ये विशेषता होती है शिखर, स्तूप और मंडप की। बात करें अगले प्रश्न की, EWS जिसे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? जो सामान्य वर्ग में पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा आरक्षण दिया गया आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को। जो सामान्य वर्ग में पिछड़े हुए लोग थे उन्हें 10% आरक्षण 103वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न आया था, हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR कोझिकोड द्वारा विकसित की गई हल्दी की किस्म कौन सी है? तो ये IISR सूर्या जो है कोझिकोड द्वारा विकसित की गई हल्दी की नई किस्म है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच न्यू टर्म, ये वही है कि टर्मेरिक की नई किस्म कौन सी है? तो IISR सूर्या है। अगला प्रश्न आया, फड़ चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक कला है? दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में पारंपरिक सामान्य ज्ञान, चित्रकला और नृत्य वगैरह की पूरी डिटेल्ड वीडियो अपलोड की हुई है। बहुत से बच्चों ने ये पूरी कंप्लीट भी की है। उसी से प्रश्न पूछा गया है कि फड़ चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक कला है? तो ये राजस्थान की है। ऐसे ही गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सभी की अलग अलग कलाएँ हैं। जैसे मधुबनी चित्रकला तो ये बिहार की है, बाघ चित्रकारी है तो ये मध्य प्रदेश की है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है इसमें झाड़ी और मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अरविंद घोष ने बड़ौदा में कब इस्तीफा दिया और नई राजनीति में कदम रखा था? तो अरविंद घोष ने 1906 में बड़ौदा से इस्तीफा दिया और नई राजनीति में कदम रखा।
अगला प्रश्न पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है। तो 2011 की जो जनगणना हुई इसमें शहरी जनसंख्या का 31% निवास करता है, 31 दशमलव कुछ था, और 68.67% जो है ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न पूछा गया था अकबरनामा के किस भाग में प्रशासन और सैन्य व्यवस्था का जिक्र किया गया है। अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा है और यह 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग अकबर के शासन और व्यक्तिगत जीवन के विवरण के बारे में बताता है। दूसरा भाग सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करता है। तीसरा भाग प्रशासनिक और आर्थिक संरचना का विवरण करता है। तो हमसे पूछा गया था कि अकबरनामा में कौन से भाग में सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन है। तो ये दूसरे भाग में सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ये डिटेल्ड क्वेश्चन है, ये सभी से नहीं बनते। जो ज़्यादा डीपली पढ़ता है जैसे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, उन्हीं से ये बन सकता है, या फिर जो स्टेज 2 की एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल हुआ है इसकी जो स्टेज 2 की तैयारी कर रहे हैं उनसे ये प्रश्न बना होगा। बात करें अगले प्रश्न की, विच सेक्शन ऑफ अकबरनामा, ये वही क्वेश्चन है, डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री अफेयर्स। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे भाग में सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन है। अगला प्रश्न पूछा गया भारत और रूस के बीच कौन सा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होता है। आपने देखा होगा 7 अगस्त से और आज 18 अगस्त की 3rd शिफ्ट हो चुकी है। हर शिफ्ट में एक ना एक युद्ध अभ्यास और किस देश के साथ हुआ है ये ज़रूर पूछा जा रहा है। तो भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है वो इंद्र होता है। इंद्र एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो भारत और रूस के बीच आयोजित होता है। यह अभ्यास 2003 से शुरू हुआ और तब से यह नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, यूपीएससी के अध्यक्ष की कार्यकाल अवधि कितनी होती है। जो यूपीएससी का अध्यक्ष होता है वर्तमान में अजय कुमार बनी है, और इसकी जो कार्यकाल की अवधि होती है या तो 5 वर्ष होगी या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले पूरी हो जाए। बात करें अगले प्रश्न की, कौन सी प्रमुख रक्त वाहिनी हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। जो धमनी है ये हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं पूरे शरीर में। बात करें अगले प्रश्न की, सुनामी के उत्पन्न होने का कारण क्या है। जो सुनामी है इसके उत्पन्न होने का कारण ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र में भूकंप, भूस्खलन, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। जो सुनामी के उत्पन्न होने का मुख्य कारण है, इसमें अधिकतर सुनामी समुद्र में भूकंप के कारण आते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समुद्र में भूकंप के कारण सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं। बात करें अगले प्रश्न की, श्री मिरियाला अपराव को मरणोपरांत 2025 में पद्मश्री पुरस्कार किस राज्य के लिए प्रदान किया गया था। ये आंध्र प्रदेश की हैं श्री मिरियाला अपराव, इन्हें मरणोपरांत 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2025 स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स। तो इसमें कुल 33 पदक जीते थे भारत ने, जिसमें 8 स्वर्ण, 18 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। यह खेल 8 से 15 मार्च 2025 तक इटली में आयोजित हुए। ये प्रश्न पूछा गया है कि श्री मिरियाला अपराव को मरणोपरांत 2025 में पद्मश्री पुरस्कार किस राज्य के लिए प्रदान किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने 139 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए। अभी तक प्रश्न बन रहे थे 7 से और 10-11 अगस्त तक प्रश्न पूछा गया तो पद्म विभूषण से, फिर प्रश्न बनने लगे पद्म भूषण से, और आज की शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया और कल की शिफ्ट में भी जो
फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में प्रश्न आए हैं। इनमें पद्मश्री से प्रश्न पूछे गए हैं। इसका मतलब अब ये है कि जिन बच्चों का पेपर आने वाले दिनों में है, अब उन्हें वो 113 पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं के नाम याद कर लेने चाहिए। पता नहीं कौन सा पद्मश्री विजेता पुरस्कार आपके पेपर में आ जाए। बात करें अगले प्रश्न की। एक्सक्लूडिंग पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इन विच इंडियन स्टेट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो पाक अधिकृत कश्मीर को छोड़कर भारत की सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, कहाँ पर स्थित है? तो भारत में पीओके को छोड़कर सबसे उच्चतम बिंदु कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में किसी फोल्डर का नाम कैसे बदलते हैं? हाउ डू यू रीनेम अ फोल्डर इन अ कंप्यूटर? तो फोल्डर पर राइट क्लिक और रीनेम नाम बदलें या चुनें, फिर नया नाम टाइप करके एंटर दबाते हैं। तो किसी कंप्यूटर में किसी फोल्डर का नाम कैसे बदलेंगे? तो फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे माउस से और उसमें रीनेम पर जाकर उसका नाम चेंज कर सकते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और कितने अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है? तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसमें पूछा है कितने न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। ये भी थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछा गया है 1773 के एक्ट से कि कलकत्ता जो सर्वोच्च न्यायालय, इसमें कितने मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश थे। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया है, न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में हाल ही में किसने भारतीय संस्कृति का एक भव्य उत्सव प्रस्तुत किया है? तो न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में हाल ही में नीता अंबानी ने भारतीय संस्कृति का एक भव्य उत्सव प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न, 1947 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? 1947 से पहले पूछ रहा है, अंग्रेज़ों के ज़माने का। तो 1947 से तो ठीक है, 1991 तक हमारे देश भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये कृषि पर निर्भर थी। तो 1947 से पहले का पूछा है, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है ये कृषि पर निर्भर थी। अगला प्रश्न, हाल ही में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 किस अधिनियम को निरस्त करता है? यही प्रश्न 16 जून की जो NTPC की ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा हुई थी, 16 जून की सेकंड शिफ्ट में यही प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 किस अधिनियम को निरस्त करता है? जो वक्फ अधिनियम 1995 है, इसे 2025 का अधिनियम निरस्त करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेता किसको कहा गया था? तो बहादुर शाह जफ़र, जिसे हम बहादुर शाह जफ़र द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, महासागरीय तटों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जो महासागरीय तट हैं इन पर उगने वाले पौधों को मैंग्रोव पौधे कहते हैं। तो मैंग्रोव पौधे आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन में ये पौधे बहुत ही बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया की गति को धीमा करने के लिए उसमें जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की गति को धीमा करने के लिए उसमें जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट कहते हैं। जब वो पदार्थ अभिक्रिया में डाला जाता है तो अभिक्रिया की दर धीमी हो जाती है। अगला प्रश्न,
13वीं शताब्दी में किसने पक्षियों का युद्ध में प्रयोग किया था? तो ये प्रश्न आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है कि 13वीं शताब्दी में किसने पक्षियों का युद्ध में प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 इसी शिफ्ट में ये भी प्रश्न पूछा गया था कि 2011 की जनगणना में जो शहरी आबादी का कितना प्रतिशत है। और अब फिर से दूसरा क्वेश्चन भी 2011 की जनगणना से आया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था 2011 की जनगणना के अनुसार। बात करें अगले प्रश्न की, 2025 संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया? तो 9 से 13 जून 2025 को नीस, फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया था। बात करें अगले प्रश्न की, निम्न में से किसका प्रयोग प्रकाशिक घनत्व अधिक है जबकि द्रव्यमान घनत्व कम होता है? तो प्रकाशिक घनत्व अधिक हो और द्रव्यमान घनत्व कम हो तो ऑप्शन दिए गए थे जल, तारपीन, जर्मेनियम और कांच। तो इन चारों ऑप्शन में से तारपीन एक ऐसा पदार्थ है जिसका प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है लेकिन द्रव्यमान इन चारों ऑप्शनों में सबसे कम होता है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट जारी की जाती है। बात करें अगले प्रश्न की, अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? तो पर्यावरण और वन संरक्षण से। यही प्रश्न 7 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है। तो आपको कम से कम अनुच्छेद 1 से और अनुच्छेद 80 तक जितने भी अनुच्छेदों के अंतर्गत ABCD में भी जो संशोधन किए गए हैं उनको भी अच्छे से रिवाइज करना है। क्या है, 7 अगस्त को ये प्रश्न पूछा गया, फिर आज 18 अगस्त को पुनः रिपीट हुआ। अनुच्छेद 43A जो सहकारिता से संबंधित है ये भी पूछा गया है। अनुच्छेद 19A भी पूछा गया है अभी हाल ही में अंडर ग्रेजुएट्स पेपर में। बात करें कंप्यूटर में बाइट्स दस्तावेज को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में जो बाइट्स होता है MS बाइट, इसमें किसी भी फाइल को या दस्तावेज को सेव करने के लिए Ctrl+F या फिर F12 कुंजी का उपयोग किया जाता है। Ctrl+C जब हम प्रेस करेंगे तो वो पूरा टेक्स्ट या फाइल वो कॉपी हो जाएगी। दोस्तों ये थी हमारी आज की 18 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्न GK GS और करंट अफेयर्स के।